गुड मॉर्निंग क्लास। 9 क्लास को उस दिन सेकंड लॉ पूरा बता दिए थे। सेकंड लॉ क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उससे इम्पल्स क्या होता है, उसे कैसे मेजर किया जाता है, फिजिकल इंडिपेंडेंस बता दिए थे और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को भी प्रूव किए थे। इक्विलिब्रियम बताए थे, सभी लगभग सभी जितने भी उसके कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ बताएंगे। तो व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, every action has equal and opposite reaction. और इसमें लिख सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ internal force. Every action has equal and opposite reaction and they will act on different object. Their sum never be equal to 0. Never be equal to 0 as individual and as a system. As a system, it is equal to 0. इससे पहले जो भी चीज आप पढ़े थे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, सिर्फ इतना बोलते थे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसमें काफी कंफ्यूजन लड़कों में, बहुत लड़के हमसे पूछे भी कि अगर आप एक थप्पड़ हमको मार रहे हैं तो हमको जितना चोट लगा आपको भी उतना ही चोट लगा। वास्तविकता तो यह है कि बच्चे को ज्यादा चोट लगता है, टीचर को हाथ में चोट उतना नहीं लगता। ऐसा इसलिए हुआ कि सडनली अगर किसी चीज में इम्पैक्ट करते हैं तो इंटरनल फोर्स लगेगा, जितना फोर्स हम पर लगेगा हम पर भी वो बॉडी भी हम पर उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम सॉफ्ट चीज पर इम्पल्स करते हैं तो एज ए एक्सटर्नल फोर्स की तरह वो बिहेव करता है और हमारा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने से हमें चोट नहीं लगता हाथ में, उसके गाल पर चोट लगता है। इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि एक बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स हम पर वो लगा रहा होगा, हम दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स हम पर लगा रहा होगा। जैसे हम इस वॉल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस बोर्ड पर तो उतना ही फोर्स हम पर लगाया, ऐसी इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, सडनली टकरा जाएंगे तो जितना फोर्स हम पर वो लगाएगा हम पर भी उतना ही फोर्स वो लगाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में नहीं होता है, जब भी होता है तो इंटरनल फोर्स के प्रेजेंस में होता है। एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट रिएक्शन होता है। They will act on different objects. That means अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, ये इस पर फोर्स लगा F1 तो ये इस पर लगाया F2, F1 F2 फोर्स लगाया। मतलब अगर हम इस A बॉडी के बारे में सोचेंगे तो A पर सिर्फ लगा F2, या B बॉडी के बारे में सोचेंगे तो B पर सिर्फ लगा फोर्स F1, तब ना ये इधर ही मूव करने लगेगा, ये इधर मूव करने लगेगा। अगर उसका सम 0 होता तो फोर्स लगता ही नहीं, तो मूव रेस्ट में, तो रेस्ट ही में रहना चाहिए था। इसलिए देयर सम नेवर बी इक्वल टू 0 एज इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल सोचेंगे तो उसका सम कभी भी 0 नहीं होगा। एज ए सिस्टम, अगर हम सिस्टम के बारे में सोचे तो F1 अगर पॉजिटिव है तो F2 निगेटिव होता है, दिस इज इक्वल टू 0 यानी F1 बराबर F1 इधर क्यों लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, इसलिए इसका सम 0 हो सकता है। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 यानी F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इस तरह से हो सकता है। तो एज ए इंडिविजुअल इट इज नेवर बी इक्वल टू 0। इसका बिहेवियर होगा ही, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा और इसका सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल सोचेंगे तो, और एक सिस्टम सोचेंगे तो 0 होगा। इसलिए जब फोर्स निकालते हैं तो उसका रिएक्शन
निकल जाता है। इसके बाद चलते हैं इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्शन रिएक्शन के बारे में क्लियर किया। इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दूसरा देता है इट gives the idea of, it helps in the proof of conservation theory of linear momentum। लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन थ्योरी के बारे में बताता है। हायर क्लासेस में जाएगा तो ये वेरिएबल मास के बारे में बताता है। फ्री बॉडी डायग्राम इसमें आता है। कूलिंग का सिस्टम है, ये सब एप्लीकेशन हायर क्लासेस में। आपके क्लास में सिर्फ इतना ही है कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिएक्शन, इट हेल्प द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको एक्शन रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताते हैं। मानते कोई स्प्रिंग बैलेंस है और उसका ये हुक है और दूसरे का हुक उसमें आके फंसा हुआ है। इसको इधर की ओर पुल करते हैं F फोर्स से पुल करते हैं। इसको फोर्स करते हैं, इधर भी खींचते हैं F4 या इधर फिक्स रख देते हैं किसी वर्टिकल वॉल के साथ। जब इसका फिक्स करते हैं तो इसका रीडिंग मानते हैं इस जगह देता है, F फोर्स बताता है। और तो देखते हैं कि इसका भी रीडिंग इस जगह ही दे रहा है, F फोर्स ही बता रहा है। मतलब जितना रीडिंग ये बुक देगा स्प्रिंग बैलेंस देगा उतना ही ये भी स्प्रिंग बैलेंस देगा, ये स्प्रिंग बैलेंस। तो इट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट, इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन दे विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका सम कभी एक ऑब्जेक्ट पर रहता नहीं है, दो ऑब्जेक्ट पर रहता है, इसलिए इसका सम कभी जीरो नहीं होता। एज ए होल इंडिविजुअल सोचेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। इट हेल्प्स इन द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताते हैं, बता चुके हैं। इसका स्टेटमेंट बोलते हैं कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये सेकंड पढ़ा रहे हैं, पहला हो गया। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो नेट फोर्स acting on the body is zero, on the body is zero, या the time or the time of contact of action and reaction, time of contact of force is very small, then momentum of the system will be conserved. Momentum of the system will be conserved. सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision. In the absence of external force or net force acting on the body is zero, or the time of contact of the force is very small, then momentum of the system will be conserved. System का momentum conserved रहेगा
दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। पूरे सिस्टम का कोलिजन के पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम ही होगा। नोट कीजिए इसको। ओके, नोट कर लिया होंगे। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। कंसीडर देयर बी two body. Consider there be two bodies A and B having mass m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 in the absence of external force u1 and u2 in the absence of external force they interact with each other and starts to move with velocity v1 and v2 respectively. लैंग्वेज में ये हुआ। आप इसको देख लीजिए, नोट कीजिए कि दो बॉडी है। कंसीडर देयर बी टू बॉडीज ए एंड बी, तो एक बॉडी ए मान लेते हैं और दूसरा बॉडी बी है। हैविंग मास m1 m2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मूविंग विथ वेलोसिटी u1 and u2, दिस वन इज मूविंग विथ u1, दिस वन इज मूविंग विथ u2। मूविंग विथ वेलोसिटी u1 u2 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई बाहर से हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। ये आपस में फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया F2 और A लगाया B पर F2 and B applies force F1 on A. After collision, after interaction, they interact with each other, start to move with velocity. A move करने लगा V1 से और B move करने लगा V2 से। तो इनिशियल मोमेंटम फॉर A के लिए चलते हैं। फॉर A फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ये u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है। और न्यूटन सेकंड लॉ, अगर न्यूटन सेकंड लॉ से चलेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ए पर फोर्स लगा F1, F1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ए में क्या है, इसका मास था m1 और इसका मास था m2, तो m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई t, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ए। फॉर बी अगर हम चले न्यूटन सेकंड लॉ से, फिर F2 बी पर कितना फोर्स लग रहा है, F2 इज इक्वल टू क्या, बी पर F2 लग रहा है। इसका वेलोसिटी u1 से v2 में गया, तो इसको लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हुआ। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, इसमें कैसे अप्लाई होता है। फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स
थर्ड लॉ, F1 is equal to minus F2. Every action have equal and opposite reaction. F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? M1 V1 minus M1 U1 by T. This is equal to minus M2 V2 minus M2 U2 by T. T से T कैंसिल हो गया। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे? एक लाइन और लिखें, M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 minus प्लस हो जाएगा M2 U2। अब U वाले को पहले हम ले आते हैं, E वाले को इधर ले आते हैं, V वाले को इधर लाते हैं। तो अगला लाइन क्या होगा? ये पहले से था। अगला लाइन क्या होगा? इसको इधर लाए तो M1 V1 प्लस M2 V2 दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए हैं, M1 U1 प्लस M2 U2, that is momentum before collision is equal to momentum after collision बच्चों को चाहिए कि ये एकदम याद कर ले। अब इस तरह के इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ नोट दिस वन। इस पर एक कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ए कार, क्वेश्चन है, मानते हैं ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, हैविंग मास 200 kg, इंटरैक्ट विथ another car moving with velocity 10 meter per second and stick together on smooth surface. Find the velocity after the system, after the collision. After collision, find the velocity of the system. सिस्टम का क्या वेलोसिटी होगा? तो एक कार था, जिसका मास था 200 kg, मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये नहीं दिखा ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हैविंग टू इंटरैक्ट विथ अनदर कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो दो केस करके बनाते हैं। केस 1 कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा दिया ही नहीं है, तो फिर हम कुछ अपने मन से करना ही होगा। दोनों केसेस चलेंगे। इसका भी 200 kg है, लेकिन ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड एक ही डायरेक्शन में। कोलिजन के बाद स्टिक कर गया, कोलिजन के बाद स्टिक कर गया दोनों का। अब बोला इसका वेलोसिटी क्या होगा? फाइंड द वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम 220 मीटर पर सेकेंड जा रहा था, 200 इंटू 20 और प्लस ये कितना जा रहा था? 200 इंटू 10। और फाइनल मोमेंटम कितना था?
फाइनल मोमेंटम था 200 प्लस 200 दोनों स्टिक कर गया इंटू भी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन थ्योरी से दोनों बराबर होगा, फ्रॉम दिस प्लस दिस, तो 4 पर 3 0 और प्लस 2 पर 3 0, दिस इज इक्वल टू 400 इंटू भी। 600 पर 3 0, 400 इंटू भी, therefore V is equal to 6000 by 400, 0 से 0 कैंसल, 15 चौके 60, 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाने लगेगा दोनों सिस्टम। लेकिन अगर केस 2 में चले कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होगा? बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, केस 2, both are in opposite direction। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कार एक जा ही रहा था इधर की ओर, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, $200 kg है, 10 मीटर पर सेकंड। अब किधर मान लें कि इस डायरेक्शन में मूव किया कोलिजन के बाद, इस तरह से कोलाइड किया, मानते उस डायरेक्शन में गया, तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो गया? 200 इंटू वेलोसिटी 20 माइनस, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है तो पॉजिटिव, ये निगेटिव एक्सिस में आ रहा है तो निगेटिव, तो 200 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू, दोनों स्टिक कर गया तो 400 इंटू भी, तो 4 पर 1 2 3 माइनस 2 पर 1 2 3 इज इक्वल टू 400 इंटू भी, तो 200 इज इक्वल टू 400 इंटू भी, तो 2 0 कैंसिल हो गया, एंड v इज इक्वल टू 20/4, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से इधर क्यों जाने लगेगा। तो इस तरह से मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कि किसी स्टिक में बुलेट जाके स्टिक कर गया, कितना मिल, एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, वुडन बॉक्स है, इसमें बुलेट है, बुलेट का मास है 20 ग्राम, वो 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसे में जाकर के इन्वेडेड हो गया, अंदर धंस गया, इसका मास मानते हैं कि, तो इसका कितना वेलोसिटी होगा, इस तरह से बता सकते हैं। तो इसका मोमेंटम इतना होगा, इसको दोनों को मास जोड़ कर करके और फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। अगले क्लास में 9 क्लास वाले को अगले क्लास में हम वर्क पावर एनर्जी बताएंगे, और ध्यान से देखिएगा, वर्क पावर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेविटेशन और कोई चैप्टर इंक्लूड है, 3 चैप्टर है, अभी 4 चैप्टर है, 2 3 करके क्लास हम उसको खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।